राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हमारे साथ हैं जानी मानी गायिका सुधा मल्होत्रा। साल 2013 में पद्मश्री से सम्मानित सुधा मल्होत्रा एक जानी मानी गायिका हैं। दिल्ली में 30 जनवरी 1936 को जन्मी सुधा मल्होत्रा ने फिल्मों के लिए गाना आज से 63 साल पहले शुरू किया था। मिला गए नैन जिनको जिया तज से चुपके मेरी नजर से मिला गए नैन। सुधा मल्होत्रा को गाने का शौक बचपन से ही था, जो उन्हें लाहौर में ऑल इंडिया रेडियो ले गया, जहां वो एक कामयाब बाल कलाकार के रूप में बरसों गाती रहीं। बाद में भी सुधा मल्होत्रा ने बच्चों के लिए प्लेबैक सिंगिंग की। माता जो तू आज होती, मुझे यूं भी लगता अगर देखती तेरा दिल टूट जाता। अपनी दमदार आवाज में सुधा मल्होत्रा ने कई यादगार गाने फिल्मी दुनिया को दिए हैं। की फूल मिल जाए तो मैं तर जाऊं शाम। सलाम हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। सलाम हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। सलाम हसरत कबूल कर लो। राज्यसभा टीवी के प्रोग्राम गुफ्तगू के लिए सुधा मल्होत्रा ने बड़े ही शौक से बातें की और कुछ गाने भी गाए। सलाम हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। सलाम हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। सलाम हसरत कबूल कर लो। सुधा जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमें बताइए कि गायकी में इतना लंबा समय आपको हो गया, इस सफ़र की शुरुआत कैसे, कब और कहाँ हुई होगी, और क्या ये आपको उम्मीद थी कि गायकी आपका प्रोफेशन होगा और उसमें आप इस तरह मकबूल होंगी? बहुत छोटी सी थी जब मैंने गाना शुरू किया। लाहौर में मेरे माता पिता ने शायद डिस्कवर किया कि मैं कुछ गा सकती हूँ या क्या, तो मेरा पहला प्रोग्राम मैंने किया गुलाम हैदर साहब के साथ, उनके म्यूजिशियंस के साथ, एक चैरिटी कॉन्सर्ट में। मैं 6 साल की थी तब। और उसके बाद चाइल्ड आर्टिस्ट को जो इनकरेजमेंट मिलती है मुझे मिली, और ऑल इंडिया रेडियो लाहौर ने मुझे बुलाया फिर गाने के लिए। तब से मेरा ये म्यूजिक मतलब बचपन आपका लाहौर में ही गुजर रहा था? पार्टीशन के पहले। पार्टीशन के पहले वहीं आप पैदा हुई? और पैदा तो मैं दिल्ली में हुई थी, लेकिन लाहौर में हम लोग थे, मेरे पेरेंट्स लाहौर में थे, तो वहीं पर हमने गाना शुरू किया। और आपके पेरेंट्स ने वो कौन सा पहला मौका रहा होगा जब देखा होगा कि सुधा के अंदर गाने का शौक़ है? ऐसा सुना था मैंने, मेरी मदर बताती थी कि मैं एक दफ़ा पिक्चर गई देखने। कौन सी पिक्चर रही हो? वहाँ पर म्यूज़िक कोई गा रही होंगी आर्टिस्ट, तब तो लाइव गाते थे ना, तब नो बैकग्राउंड, तो प्लेबैक नहीं था। तो मैंने जोर से चिल्ला, अरे ये तो बेसुरा गा रही हैं। तब से उनको लगा कि अरे इसको तो बड़ा म्यूज़िक का ज्ञान है, तो उन्होंने डिस्कवर किया और कुछ उसके बाद स्टार्ट किया गाना। तो आप कहती हैं कि गुलाम हैदर साहब, वो तब कितनी उम्र थी आपकी जब आपने बताया? आई थिंक 6 साल की होंगी मेरे ख्याल से। हाँ, 6 साल। और तब कौन सा गाना होगा आपको याद आता हो? मेरे ख्याल से मैंने गाया था, या एक तो कानन बाला का कोई गाना था, तू कौन सी बदली में, आई एम नॉट श्योर, और एक नूरजहां का था, बुलबुलों मत रो यहाँ। हाँ, दोनों बहुत ही खूबसूरत गाने हैं। हाँ, तू कौन सी बदली में छुपा है, चांद है आजा। तू कौन सी बदली में मेरे चांद है आजा। हाँ, आई एम नॉट श्योर
कौन सा एग्जैक्ट गाना था, लेकिन इतना मुझे याद है, मेरे पास फ़ोटो थी कि मेरे को टेबल पे बिठाया था, क्योंकि बहुत छोटी सी थी तो अच्छा, तो audience- माइक्रोफोन तक पहुंच नहीं पा रही। जी, टेबल पे बिठा के फिर गवाया था। मेरे रिंगलेट्स थे और चूड़ीदार कुर्ता पहन के बैठी थी। हाँ। और तब गुलाम हैदर साहब के साथ आगे भी एसोसिएशन बना रहा? उन्होंने कहा, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि लड़की बहुत अच्छा आगे जाके गाएगी। और तब फिर वहाँ से एक तरह से कहिए आपको वो एक कॉन्फिडेंस आया। एक तो ये कहना आपका कि एक्स गायिका बेसुरा गा रही है और उसके बाद फिर वो कुछ भगवान की वो होती है, कुदरत होती है उसमें, तो चाइल्ड को क्या पता क्या कर रहे हैं, बस वो अंदर से कुछ निकला हुआ कि ये सुर में अच्छे नहीं लग रहे मेरे को। और उसके बाद तो फिर रेडियो स्टेशन में गाती रहती थी मैं, लाहौर रेडियो में। लाहौर में। फिर पार्टीशन के बाद हम लोग दिल्ली आए और दिल्ली से भोपाल आए। वहाँ पर मेरा स्कूल हुआ, वहीं पर पढ़ी मैं, मेरे पेरेंट्स वहीं थे। क्या क्या पढ़ाई की होगी आपने वहाँ भोपाल में? पढ़ाई तो कम करी, गाना ज़्यादा गाती थी, गाना सीखती थी। और एक्चुअली मुझे आपको बताऊं, बॉम्बे आई मैं, वहाँ पर मुझे पहला ब्रेक मिला फिल्म में गाने का, तब मैं 13 साल की थी। अच्छा। आपको बताऊं क्या फर्स्ट ब्रेक था? जी, वो जी। अनिल विश्वास जी थे, उन्होंने मुझे सुना और उनकी पिक्चर आरज़ू में उन्होंने गवाया मिला गए नैन, और वहाँ से मेरा फिल्म करियर स्टार्ट हुआ। ये कैसे था गाना, मुझे याद नहीं आ रहा है ये वाला आरज़ू का। मिला गए नैन जिनको जिया तर से, चुपके मेरी नज़र से, मिला गए नैन। मिला गए नैन जिनको जिया तर से, चुपके मेरी नजर से, मिला गए नैन। शशिकला का पहला गाना था। और ये जो अनिल विश्वास जी थे, उनके साथ मेरा ख्याल है, चूँकि ये पहला ब्रेक था आपके लिए, और ये गाना क्या बहुत मकबूल हुआ उस बिल्कुल बहुत पॉपुलर हुआ। उनका तो हर एक गाना पॉपुलर होता था, इतने अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो पॉपुलर हुआ ज़रूर। ये एक्चुअली तलत जी ने भी उसी पिक्चर से स्टार्ट किया, आरज़ू से, तो हम सब का ये पहला था, शशिकला जी, मैं और तलत महमूद। अच्छा। हाँ। तो अनिल विश्वास जी कैसे आपसे काम ले रहे थे, क्योंकि वो तो बहुत अनोखे संगीतकार थे जहाँ तक मुझे अंदाज़ है। बहुत ही अच्छे। मुझे याद है पियानो पे बैठे थे और गाना सिखाया उन्होंने। आई डोंट नो, उनको लगा हो कि गा सकती हैं, क्योंकि इतने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ पहले गाना फिल्म लाइन में बहुत बड़ी बात थी। और क्योंकि मैं उम्र में छोटी थी तो मुझे डर नहीं लगा बिल्कुल भी, बिंदास होकर गाया जैसे कहते हैं। तो अभी तक याद है मुझे। आपके लिए तो वो एक ड्रीम कम ट्रू टाइप की चीज़ रही होगी कि भाई फिल्म में गाना है। हाँ, और वो भी अनिल दा के साथ जो कि जी, कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा ब्रेक मुझे मिलेगा। लेकिन उस टाइम में मैं पढ़ रही थी और भोपाल वापस चली गई थी। फिर उसके बाद फिर प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई, फ़ोन कर के बुलाते रहे, तो काफ़ी पिक्चर्स में गाया फिर मैंने। फिर आखिरकार आप बम्बई आकर दोबारा कब सेटल हो गई? बम्बई आके मेरे ख्याल से, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, लेकिन जब मैं 18 साल की थी। तो ये देखिए, जो मैं समझ पाया इस यात्रा पर, जिसमें आप सरसरी तौर पर निगाह डाल रही हैं, जिसमें लाहौर में आपका गुलाम हैदर साहब के साथ एक तरह से गाना, और उसके बाद गायकी को एक कंटिन्यूस परसू करते हुए भोपाल में भी कुछ सीखना, और आखिरकार बम्बई में ये आपको पहला ब्रेक मिलना, इसमें आपको कौन से ऐसे पड़ाव दिखाई देते हैं जहाँ से वो जो आपके अंदर गायकी की प्रतिभा थी वो लगातार शेप अप होती गई? देखिए, ऐसा था कि जब मैंने स्टार्ट किया, मैं बिल्कुल नई थी गाने में, मतलब इतना रियाज वगैरह नहीं करती थी, क्लासिकल सीखती थी मैं ज़रूर। लेकिन यहाँ जब मैं आई तो मुझे हुसन लाल भगत राम जी ने पहले मुझे एक चांस दिया गाने का ऑल्सो, और तब उन्होंने ये कहा कि आप एक घराना पिकअप कर लीजिए, उनके हिसाब से पटियाला घराना, उसको आप सीखिए। और उनके कहने पर मैंने अब्दुल रहमान खान साहब उस्ताद थे, उनके पास गई और उनके साथ मैंने सीखना शुरू किया और खूब रियाज़ किया फिर क्लासिकल का, और मुझे लगता है कि उसकी वजह से मैं आज जहाँ हूँ वहाँ पहुँच पाई हूँ।
अब इसमें देखिएगा कि जब आपको ठीक ठीक गुरु मिल जाता है, कोई उस्ताद मिल जाता है, तो उस्ताद ने किन ऐसी कमियों की तरफ आपका ध्यान दिलाया होगा जिससे कि आपने उसे ठीक किया होगा? देखिए, क्लासिकल तो बेस होता है। क्लासिकल में आपको जो सिखाया जाए, सपाट, गमक, मुर्की, वो सब होती है, उसका रियाज ही करना पड़ता है, उससे ही आवाज़ का मॉड्यूलेशन होता है। और फिर जब आप माइक में गाते हैं तो जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं वो आपको और अलग सिखाते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब आपका बेस है, उसको आपने जैसे खूबसूरत और बनाने के लिए आपके लिए म्यूज़िक डायरेक्टर बताते हैं कैसे करना चाहिए, और उसको आपको निभाना पड़ता है। तो ये तो जितना आप गाते हैं उतना आपको कॉन्फिडेंस आता है और उतना आपको अच्छी तरक्की होती है गाने में। ये मुझे अपने लिए लगा ऐसे, क्योंकि जैसे शुरू में कई जगह ऐसी होती थी मैं बराबर नहीं ले पाती थी, लेकिन फिर उन्होंने बताया ऐसे करिए, तो उसको सही करने तो थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है। नहीं, ये बहुत दिलचस्प बात है, क्योंकि देखिए हर गायक के लिए अपनी आवाज़ को, अपने सुरों को एक स्तर पर पहुंचाने में उसकी अपनी एक विशेषता होती है। जो विशेषता सुधा मल्होत्रा में होगी वो किसी और गायिका में अलग तरह से होगी। खुद आप जब एक बार इंट्रोस्पेक्ट करती हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ थी जो आपकी ताकत बनी? और इस बात पर आप हमें एक उदाहरण के साथ बताएं ताकि हम एक छोटा सा ब्रेक भी लेंगे यहाँ पर। ताकत तो मैं समझती हूँ इनकरेजमेंट मुझे जो मिली सबसे, या तो फिल्म म्यूज़िक डायरेक्टर से, शायरों से, रिकॉर्डिस्ट से, सब ने मुझे बहुत हौसला दिया और उस हौसले से मैं आगे बढ़ी। हौसले से कॉन्फिडेंस, इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस आया। और मेरे साथ रफ़ी साहब थे, वो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देते थे, तलत साहब थे, बहुत कॉन्फिडेंस, मुकेश जी थे, कि सबके साथ मैंने गाया। तो इन्होंने कभी भी मुझे फील नहीं होने दिया कि ये नई आर्टिस्ट हैं, इनको ये हमारे मुकाबले पे हैं कि नहीं है। सब ने ऐसा फील कराया कि जैसे मैं बिल्कुल उनके साथ की गाने वाली हूँ। तो उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला। कोई एक ऐसा रिकॉर्डिंग सेशन हमारे लिए याद कीजिए जिसमें जो आपके लिए बहुत मेमोरेबल वो शुरू के दिनों में रहा हो। शुरू के दिनों में नहीं, आगे जाके मैंने एक कव्वाली गाई थी, बरसात की रात की, आपने सुनी होगी। जी। वो कव्वाली में इतनी मेहनत थी, रोशन जी का म्यूज़िक था, साहिर साहब के लिरिक्स थे। उसको हमने सुबह से लेके रात के 2-3-4 बजे तक, सुबह अगले दिन तक गाया उसको। इतनी मुश्किल कव्वाली थी, और उस टाइम में हम लोग डबिंग वगैरह नहीं करते थे, डायरेक्ट गाते थे। तो एक तो वो मेरे जहन से नहीं जाती है। तो ठीक है, उस कव्वाली की एक लाइन हमारे लिए गाइए, हम ब्रेक लेंगे। कव्वाली की लाइन? हाँ, यहीं पर हम ब्रेक लेंगे, आप हमें एक लाइन गा कर सुनाएं। न तो कारवां की तलाश है, ना हम सफ़र की तलाश है, ना तो कारवां की, हाँ ना तो कारवां की। मेरे नाम मुराद जनून का है इलाज, कोई तो मौत है, अब है इलाज कोई तो मौत है, अब है इलाज कोई तो मौत है, इलाज कोई तो मौत है, इलाज कोई। ये गाना मैंने गाया था पहले, कभी कभी। ये मैंने और गीता जी ने साथ में गाया था, खयाम साहब के संगीत में, चेतन आनंद जी की पिक्चर में गाया था। और वो पिक्चर फिर बनी नहीं। लामी हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो।
हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो, सलाम हसरत कबूल कर लो। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज है हमारे साथ जानी मानी गायिका सुधा मल्होत्रा। सुधा जी, फिल्म गायकी के अलावा और कौन सा एरिया है जो आपको बहुत खींचता है और उसमें काम करके आपको बहुत अच्छा लगता है? मैंने बहुत से भजन गाए हैं, गज़लें गाई हैं और लैंग्वेजेस में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में गाया है। मराठी में बड़े गाने गाए हैं जो बहुत पॉपुलर हुए हैं और हर लैंग्वेज। संगीत तो एक ही है, कुछ भी गाइए आप, जो आप दिल से गाएं और गले से निकले बराबर अच्छा, वो तो अच्छा ही संगीत है। उसको कुछ अलग अलग नहीं कह सकते कि आपको ये पसंद है कि ये पसंद है। मुझे सब पसंद है जो अच्छी तरह से, लेकिन गाना ठीक से गाना चाहिए। जिस दिन आवाज़ ख़राब हो, जैसे आज मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है नहीं, ख़राब में भी कितनी अच्छी है। तो फिर उस दिन मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, गाने को मूड ही नहीं करता है। तो भजन की आपने बात की, कोई ऐसा भजन आपको याद आता हो जो बहुत आपके दिल के करीब है और आप हमारे लिए गुनगुना दें? मैं हर भजन को दिल से गाती हूँ। फिल्म लाइन के एक दो भजन जो पॉपुलर हुए, एक तो ना मैं धन चाहूँ ना रतन चाहूँ, हाँ, काला पानी का, हाँ, हाँ। और दर्शन दो ये गीता जी के साथ था। हाँ, थोड़ा सा गाइए ना इसको। ना मैं धन चाहूँ ना रतन चाहूँ, तेरे चरणों की धूल मिल जाए तो मैं तर जाऊँ। ना मैं धन चाहूँ ना रतन चाहूँ, ना मैं धन चाहूँ ना रतन चाहूँ, तेरे चरणों की धूल मिल जाए, तेरे चरणों की धूल मिल जाए तो मैं तर जाऊँ श्याम, तर जाऊँ हे राम, तर जाऊँ। देखिए ना, गायकी में ये भी तो एक रहता है कि कौन आगे निकल जाए और कौन उससे एक होड़ आपस में हर पेशे में रहती है, गायकी में भी रहती है। खुद आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि कई बार आपकी तरक्की में कोई आदमी या कोई गायक, कोई गायिका, कोई रोड़ा बनकर जाने अनजाने कुछ आप? मैं बताऊँ, मैं बहुत लकी रही क्योंकि मुझे चारों तरफ से बहुत इनकरेजमेंट मिली। जैसे जब मैं गा रही थी तो लता जी को तो नेचुरली टॉप पे थी वो, और उनको तो अच्छे गाने मिलते ही थे, और फिर जो उससे कम वाले थे वो हम लोग को मिलते थे। टॉप के गाने वो लता जी के पास आते थे, और बट वो सब पॉपुलर हुए। फिर मेरे को साहिर साहब ने बहुत इनकरेजमेंट दी, उनके गाने मैंने बहुत गाए जो मेरे हिट गाने रहे। आपने कहा कि साहिर साहब ने आपकी क्या मतलब बहुत इनकरेज किया। उन्होंने बहुत इस बात को थोड़ा समझने की हम कोशिश करें कि किस तरह इनकरेज, एक लिरिसिस्ट कैसे इनकरेज, अच्छे गाने रिकॉर्डिंग में मुझे दिए ना। जैसे बाबर पिक्चर में मुझे सलाम हसरत कबूल कर लो, और अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ दिए, तो बड़ा इन्फ्लुएंस। एक राइटर अच्छा हो तो वो आर्टिस्ट को इनकरेज कर सकता है, और प्रोड्यूसर को मानना ही पड़ता है ना उनकी बात, क्योंकि राइटर इतना बड़ा है, इतने अच्छे गाने हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर अच्छे हैं, तो आर्टिस्ट तो अपने आप ही इनकरेज हो जाएगा। और वो कहेंगे इनको गवाओ तो उनको गवाना ही पड़ेगा, ये हो जाता है ना उस डिमांड में। तो मेरे को इतने अच्छे गाने मिले, उनके गाने। दीदी पिक्चर में मैंने गाया तुम मुझे भूल भी जाओ, और जिसका संगीत म्यूज़िक मैंने दिया था, अच्छा, उस गाने का। और बाबर में गाया, फिर धूल का फूल में गाया, बहुत सारी पिक्चर्स में मैंने साहिर साहब के गाने गाए थे। मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। मतलब देखिए, म्यूज़िक डायरेक्टर उनके अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टरों के अलग अलग सिंगर होते हैं, ये भी देखा गया। हाँ। खुद आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि कभी मन बहुत अनश्योर हुआ, बहुत हलचलों से भरा रहा, मन में ये हुआ कि अब रास्ता नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है? ऐसे तो नहीं हुआ, क्योंकि अच्छे या तो बहुत अच्छे या बहुत
नहीं भी अच्छे गाने तो आते ही रहते थे, रोज़ रिकॉर्डिंग करती रहती थी। उसमें से कुछ पॉपुलर हुए, कुछ नहीं पॉपुलर हुए, लेकिन उस ज़माने के जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो सब अपनी अपनी क्लास के बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर थे, जैसे रोशन जी, एन दत्ता और एस.डी. बर्मन, जयदेव जी, रवि जी, सब ने मुझे गवाया। और इस तरह जो सबसे ज़्यादा व्यस्त वर्ष थे वो कब जाकर उनको लगभग विराम मिला, किस सन में? मेरी 57 to 60 was my most popular period of my songs. उसमें मैंने बड़े अच्छे अच्छे राज कपूर जी के लिए कई गाने गाए मैंने अभी, और उसको उनके तो अभी फ़िलहाल उनकी जो पिक्चर, नॉट फ़िलहाल बट कुछ साल पहले प्रेम रोग आई थी, जी जी, उसमें मैंने गाया था। तब मैंने गाना छोड़ दिया था। तो एक दिन राज जी आए, उन्होंने मेरी गज़ल सुनी, तो फट से उनका फ़ोन आ गया, नहीं आपको तो गाना पड़ेगा मेरे लिए। तो आए हैं, मुझे पिकअप किया अपनी गाड़ी में, एम्बेसडर कार में आए, सफ़ेद बुश शर्ट और पैंट पहन कर, नहीं सुधा जी चलो। मैंने कहा मैंने गाना बंद कर दिया राज जी, मैं नहीं आपको आना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड अमेरिका में थे, उनको फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने कहा अरे राज जी के लिए तो ज़रूर गाना। फिर मैंने उनके लिए गाना गाया था। निगाहों का ही कसूर था ये, निगाहों का ही कसूर था, न तेरी खता न मेरी खता, ये प्यार था या कुछ और था, ये प्यार था। अगर ज़ाती तौर पर आपसे पूछें कि ख़ुद आप का जो निजी जीवन है, जिसमें आपकी शादी, आपने जिक्र किया कि आपके हस्बैंड थे, वो क्या करते रहे? हमारा फैमिली बिजनेस था, शिकागो रेडियो, माइक्स जिसके थ्रू आंदोलन, फ्रीडम फाइट, गांधी जी, नेहरू जी, सब ने उसके थ्रू बोल बोल के पब्लिक को सुनाया। मेरे फादर लॉ उसमें बहुत एक्टिव थे, कांग्रेस को बहुत उन्होंने सपोर्ट किया, और उसके थ्रू, माइक्स के थ्रू गांव-गांव तक उनकी आवाज़ पहुंचाई। वो हमारा मेन बिजनेस था, और उसी को आगे तरक्की करी उसके थ्रू। मेरे फादर लॉ थे, मेरे हस्बैंड, मेरी और फैमिली में जितने लोग थे, सब ने उसको आगे बढ़ाया। तो मिस्टर मोटवानी से आपकी मुलाकात और शादी का सिलसिला कैसे संयोग बने? मुलाकात बचपन में हो गई थी, 1960 में शादी हुई थी, और वो अमेरिका में पढ़ रहे थे, वापस आए तो फिर हमने, तब उस ज़माने में मेरा लास्ट गाना था पिक्चर में जब मैंने गाया, तो मुझे भूल भी जाओ तो यह हक है तुमको, और बस उस 1960 में ही हमने शादी कर रही थी। अच्छा, बीच में अगर ये सवाल आपको बहुत अटपटा न लगे, क्योंकि आपने साहिर साहब का जिक्र किया, और ऐसा सुनते हैं कि साहिर साहब ने ये जो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है को किसी स्टेज पर रिसाइट करते हुए आपको ही देखकर, कुछ उससे प्रेरणा लेकर, ऐसा क्या? ऐसा मतलब हवाओं में ऐसी अफवाहें? ये तो आपसे मैं सुन रही हूँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर मैंने इंस्पायर किया, इतनी अच्छे लिरिक्स को अगर मैंने इंस्पायर किया, तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस बात से। नहीं, कभी उनकी मुलाकात में कभी उन्होंने इस बात का जी, जिक्र किया? मुझे ये मालूम है कि बहुत सारे अच्छे लिरिक्स साहिर साहब ने लिखे, उनका तो कोई जवाब नहीं है इसका। और ये गाना मैंने गाया था पहले, कभी कभी, ये मैंने और गीता जी ने साथ में गाया था, खयाम साहब के संगीत में, चेतन आनंद जी की पिक्चर में गाया था, और वो पिक्चर फिर बनी नहीं। अच्छा। और उसके बाद मैंने गाना छोड़ दिया। फिर आई थिंक 4-5 साल के बाद वही गाना साहिर साहब ने यश जी को दिया। अच्छा, और तब खयाम साहब के म्यूज़िक और इस म्यूज़िक में थोड़ा बहुत शायद फ़र्क था, क्योंकि ये मुकेश के साथ था, मुकेश जी और लता जी के साथ। ये तो आप खयाम साहब से पूछना चाहिए आपको कि मैं पूछूंगा। मैं पूछी, मुझे चाहिए वो गाना, कहाँ है, मेरे पास नहीं है। हमें बताइए कि फिल्मी गायकी में जो नए लड़के लड़कियां कदम रखना चाहते हैं, आप अपने तजुर्बे को अगर शेयर करें उनके साथ, और कुछ कहना चाहें कि वो कैसे फिल्मी गायकी में आ सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं, तो कुछ हमें टिप्स बताइए। मैंने अपने उनसे तजुर्बों। कई लोगों से, एक दफ़ा दूरदर्शन पे मेरा प्रोग्राम हो रहा था, तो मैंने, आई थिंक जज थी मैं किसी प्रोग्राम में, तो कहा आप लोग बहुत लकी हैं, आपको इतना एक्सपोजर मिलता है, हम लोग तो एक छोटे से रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाके गा के आ जाते थे, इतना एक्सपोजर आपको मिल रहा है, ये बहुत
अच्छी बात है। आप लोग क्लासिकल बेस तो होना चाहिए सब बच्चों में, जो कर रहे हैं उन सबको मालूम है। और मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। और जब आप यंग हो तो ऑटोमेटिकली आपको हिम्मत है, ताकत है सब करने की, जो मैं तब कर सकती थी अब तो बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। तो जो एडवांटेज आप लोग को मिल रहा है उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। तो दे आर लकी इस उम्र में इनको सब कुछ जो हम लोग को नहीं मिला था। इरफान साहब, आपको मैं अपना जो सबसे ज़्यादा मशहूर गाना है वो इसकी 1-2 लाइनें सुनाती हूँ। आप शायद दीदी फिल्म के गाने दीदी की बात पिक्चर। करें जी। मैंने तुमसे नहीं सबसे मोहब्बत की है, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सुधा जी, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया और इतनी यादें हमारे लिए रिलीव की। धन्यवाद, शुक्रिया। ये थी जानी मानी गायिका सुधा मल्होत्रा प्रोग्राम गुफ्तगू में। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम के बारे में तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।